चोट अगर लग गई तो आपके पास ऑप्शन है एमजीएम हॉस्पिटल, टीएमएच। एमजीएम जाएंगे तो वहां बताया जाएगा सिर का चोट का यहाँ इलाज नहीं होता है, आप टीएमएच जाइए। टीएमएच में फिर ये क्या करते हैं, गरीब लोगों को ये रिम्स रेफर करते हैं रांची। यहाँ से 2.5 घंटा लगता है रांची जाने में, और हाँ उससे ज्यादा, क्योंकि वहां भी जाम रहता है। तो रिम्स पहुंचते पहुंचते तो इंसान दम तोड़ देता है। तो मेरा ये कहना है कि हम बड़ा डेवलप्ड शहर है, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज हैं, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना, क्यों सिर के चोट को रिम्स रेफर किया था? और उस रिम्स के रेफर में भी 108 एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंचता है। अगर आ गया तो जान। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि झारखंड में चुनावी घमासान जारी है और इस चुनावी घमासान के बीच अब प्रत्याशियों का जो अपने अपने मुद्दों को रखने का दौर और सिलसिला शुरू हो चुकी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया थम गई है और साथ ही साथ अब प्रत्याशी अपने जनता से रूबरू होना भी शुरू कर दी है। तो इन्हीं कड़ी में मैं जमशेदपुर में हूँ और हमारे साथ जमशेदपुर पश्चिमी के प्रत्याशी हैं अन्नी अमृता, जो कि एक लंबे वक्त तक पत्रकारिता में अपने आप को साबित किया और अब जनता की सेवा के लिए ये फिर से चुनाव में उतर गई है। तो इनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे। धन्यवाद, आपने ये समय निकाला और मुझसे बात करने के लिए। लंबा समय तक पत्रकारिता में देने के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप फिर से एक बार चुनाव लड़ने की ओर? मुझे लगता है कि हमें अपना रोल करना चाहिए। सिर्फ बैठकर हम क्रिटिसाइज करें, आलोचना करते रहें कि राजनीति गंदी है, ऐसा है वैसा है, तो गंदी तो हर जगह है, अच्छी गंदी तो हर जगह है। आप देखिए, एक शिक्षक भी होता है जो बच्चों को पढ़ाता है, एक शिक्षक होता है जो खून चूसता है, पैसे के लिए किसी भी हद तक जाता है। आप कहीं जाते हैं, कोई क्लर्क घूस लेता है, कोई क्लर्क नहीं भी लेता है, तो अच्छे बुरे लोग हर जगह। हमने राजनीति को गंदी बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हमारा काम हो गया है, हम बैठ के आलोचना करें और देश कोई और संभालेगा। ऐसा नहीं होता है, हमें अपना रोल करना है। 20-21 सालों की पत्रकारिता से फायदा ये हुआ कि मुझे मुद्दों की इतनी समझ आ गई। मैंने इतने नेताओं को देख लिया, उनकी हरकतें देख ली, उनके लक्ष्य भी देख लिए, लक्ष्य से भटकता भी देख लिया, सब कुछ मैंने देख लिया। तो अब मेरे पास अपना रोड मैप है, अपने लक्ष्य हैं और इसको कह सकते हैं कि एक स्टेप में आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा करना है। आप बतौर पत्रकार भी हम लोगों ने जन मुद्दे को बहुत अच्छा से उठाया। आपको पता है लंबे समय तक ईटीवी में मैं रही और वहाँ की पत्रकारिता और वो दौर कैसा था। पत्रकारिता के माध्यम से हमने ये जो टाटा कांडा रोड जहाँ से आप आए हैं, तो टाटा कांडा रोड में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, स्पेशली ईटीवी बिहार की। जिस वक्त मैं यहाँ पे प्रधान ब्यूरो हेड थी, वो एकदम अभियान तब तक चलता रहा जब तक ये टाटा कांडा रोड बन नहीं गया। तत्कालीन सीएम जो अर्जुन मुंडा जी जब बने, उसके पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं इसको करूंगा, उन्होंने इस वादा को पूरा किया। लोग यहाँ आंदोलन करते थे। तो ऐसे कई उदाहरण है। ये जो जलापूर्ति योजनाएं आप देखते हैं, मानगो में है, बिरसा नगर में, ये सब मीडिया की देन है, खासकर ईटीवी की। तो हम लोगों ने बतौर पत्रकार सिर्फ नौकरी नहीं की कि सुबह से गए, कुछ नौकरी किया, कुछ ने कुछ कहा, आगे नहीं। एक अभियान चला कि भाई ये रोड बनना है तो बनना है, ये योजना धरातल पे लानी है तो मजबूर करना है जनप्रतिनिधि को कि आप लाइए। एयरपोर्ट का मुद्दा हम लोगों ने उठाया। ये हम लोगों का एक कमाल था कि हम लोगों ने खुलासा किया कि यहाँ तो दरअसल अंग्रेजों के समय का बना बनाया एयरपोर्ट है, जिसका सिर्फ जीर्णोद्धार कर देना है। ये खुलासा भी हम लोगों ने किया। तो इस तरह से हम लोगों ने जन मुद्दों पर काम किया है, अलग स्टाइल में, पत्रकारिता के स्टाइल में। अब उसी काम को करना है, मूर्त रूप देना है जनप्रतिनिधि के तौर पर, उसकी कोशिश है। अब जनता की अदालत में है, उसके ऊपर है कि वो सिर्फ वो देखते रहेगी कि वही लोग आएंगे, वही वादे करते रहेंगे, या कुछ नए लोगों को लाती है। अभी चूंकि आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके विधानसभा क्षेत्र से, सरजू राय भी आ रहे हैं और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्या लगता है कि जनता आपको कैसे समझेगी और किस तरह से आप अपनी बातों को समझा पाएंगे? देखिए, ये जितने दिग्गज आप जिनको कह रहे हैं, इन सबका भी पहला कदम रहा होगा कभी लाइफ में, है ना। तो हम तो अभी उनकी सफलता देख रहे हैं, उनका बैकग्राउंड तो नहीं देख रहे, कहाँ से वो चले थे, कहाँ को पहुंचे। तो उस हिसाब से तो मेरे पास बहुत ज्यादा अनुभव है। मैंने तो 20-21 सालों तक देखा है, पूरे शहर को, राज्य को देखा है। तो मेरा पहला कदम उनसे अलग है। हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है। ये दोनों ही जनप्रतिनिधि जो है हमारी खबरों का संज्ञान लेते थे और हम इन्हें मजबूर करते थे कि आप ध्यान दें इस चीज पर, और वो करते भी थे। तो ये एक रुतबा था हमारे पत्रकारिता के दौर का। आज वो मेरे समक्ष हैं तो मेरे लिए इसलिए आसान है
क्योंकि कटघरे में अब वो है, मैं नहीं हूँ। मैं तो प्रयास कर रही हूँ कि मैं एक स्टेप आगे बढ़ूँ अपने जीवन में। सवाल पूछते पूछते थक गई, अब देखती हूँ कि कैसे जवाब निकलता है। अगर आप सरकार का हिस्सा होते हैं, अगर आप प्रशासन का हिस्सा होते हैं, अगर आप इस जनतंत्र का हिस्सा होते हैं, तो मेरे लिए दोनों को कटघरे में मैं खड़ा करती हूँ। क्योंकि पिछले देखिए विशाल जी 20-21 साल से यही दोनों लोग जनप्रतिनिधि यहाँ बने हैं, विधायक बने हैं। जनता ने कभी उनको चुना, कभी इनको चुना। अब मेरा बस यही कहना है कि इसके बावजूद पिछले 20-21 सालों में ऐसा क्या हो गया शिक्षा और स्वास्थ्य में और रोजगार में, ऐसा क्या हुआ बताइए? कुछ भी नहीं है। अभी भी यहाँ से पलायन होता है लोगों का। छात्र को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। मैं खुद बाहर पढ़ने गई, मेरी बच्ची भी बाहर पढ़ने जा रही है, हम सबके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। 12वीं के बाद यहाँ उच्च शिक्षा का स्कोप नहीं है। रोजगार के क्या साधन है? टाटा कंपनी में आज मात्र 8 से 11 हजार परमानेंट एम्प्लॉय हैं, बाकी सब कुछ आउटसोर्स हो गया है। पहले की तरह यहाँ नौकरियां नहीं मिलती है, और ऐसा कोई रूल भी फॉलो यहाँ नहीं होता है कि यहाँ के लोगों को कोई तवज्जो दी जाए जैसा कि पहले होता था। तो सवाल ये है कि औद्योगिक राजधानी है, इतने उद्योग हैं, उन उद्योगों में भी अब नौकरी पहले जैसी नहीं रही। नए उद्योग यहाँ आते नहीं है क्योंकि मोनोपोली है। किसी एक की मोनोपोली को कायम रखना है, उसमें पूरी राजनीति मिली हुई है कॉर्पोरेट साजिश के साथ। तो दूसरी कंपनियां आएंगी, निवेश यहाँ होगा नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट तो यहाँ बनेगा नहीं, निवेश होगा नहीं, तो नौकरियां आएगी नहीं, तो आप पलायन करें। सवाल ये है कि 2 दशक बहुत होते हैं, अगर 2 दशकों में भी सूरत नहीं बदली। आज आप पता कर लीजिए, पब्लिक के बीच जाइए। मेरी बात मैं तो एक पत्रकार के रूप में बता रही हूँ आपको, प्रत्याशी तो मैं हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले एक पत्रकार हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, गंभीर बीमारी, अब आप दौड़ते रहे, आपके पास एकमात्र ऑप्शन है टीएमएच में अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है, आपका इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पैसे नहीं है, तो कैसे आपका इलाज होगा? सरकारी हॉस्पिटल एमजीएम की कहानी आप देखते होंगे, सुनते होंगे, मीडिया में इतना हाईलाइटेड रहता है, कितनी अव्यवस्था है। बिल्डिंग्स भी बन रही, नई बिल्डिंग बनी है, वो अब चूंकि आचार संहिता लगने वाली थी तो आनंद फानंद में उद्घाटन कर दिया गया। आप जाके आज चेक कर लीजिए, वहां पानी नहीं है, पानी नहीं। और कितने बना नहीं। ये कब बना? 20 सालों में, जब 2024 का चुनाव जब नजदीक आता है तब वो बिल्डिंग बनाई जाती है। उसके पहले किसी को नहीं समझ में आता है। और बात बिल्डिंग की नहीं विशाल जी, एमजीएम में भी पहले भी बिल्डिंग बनी है। एमजीएम हॉस्पिटल आप जाइएगा, उसके अंदर भी एक नई बिल्डिंग पहले भी बन चुकी है करोड़ों की। और व्यवस्था देखिए, आपके पास डॉक्टर भी अच्छे अच्छे, लेकिन क्यों इतनी अव्यवस्था है कि बेड नहीं मिलता है या इलाज नहीं होता है? लोगों के सिर में जब चोट लग जाती है ना, यहाँ पे देखिए, आप इस पूरे खेल को समझिए। यहाँ का, यहाँ सिर में चोट क्यों लगती है? यहाँ बड़ी गाड़ियां शहर के बीच से जाती हैं। इसके पीछे भी एक कारण है, इसके पीछे ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर परियोजना का ठंडे बस्ती में जाना। तो शहर में नो एंट्री सिस्टम नहीं है। नो एंट्री होता है, नो एंट्री जब छूटता है तो प्रॉब्लम होती है। नो एंट्री के पहले जानबूझ के गाड़ियों को लगा लिया जाता है कि अब नो एंट्री को हमको मौका मिलेगा जाने का। ये एक बहुत बड़ा खेल है। 100 साल हो गए कंपनी को, और यहाँ की राजनीति जो है उसमें ये दम नहीं था कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करवा सके। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता, बड़ी गाड़ियां शहर में नहीं घुसती। रांची में रिंग रोड बन गया जी, यहाँ क्यों नहीं बन सकता है? अच्छा, तो एक सवाल एक मिनट, सिर का चोट का मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर कोई बात करेगा नहीं। सिर की चोट अगर लग गई तो आपके पास ऑप्शन है एमजीएम हॉस्पिटल, टीएमएच। एमजीएम जाएंगे तो वहां बताया जाएगा सिर का चोट का यहाँ इलाज नहीं होता है, आप टीएमएच जाइए। टीएमएच में फिर ये क्या करते हैं, गरीब लोगों को ये रिम्स रेफर करते हैं रांची। यहाँ से 2.5 घंटा लगता है रांची जाने में, और हाँ उससे ज्यादा, क्योंकि वहां भी जाम रहता है। तो रिम्स पहुंचते पहुंचते तो इंसान दम तोड़ देता है। तो मेरा ये कहना है कि हम बड़ा डेवलप्ड शहर है, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज हैं, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना, क्यों सिर के चोट को रिम्स रेफर किया था? और उस रिम्स के रेफर में भी 108 एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंचता है। अगर आ गया तो जाते जाते इंसान मर जाता है। बगल में टीएमएच में नहीं जा सकते हैं। टीएमएच एक प्राइवेट हॉस्पिटल है टाटा कंपनी का, नगर निगम यहाँ है नहीं, नगर पालिका यहाँ नहीं है, यहाँ टाटा का राज चलता है, ठीक है। और आप नगर पालिका के रोल में, कंपनी नगर पालिका के रोल में है, लेकिन आपका हॉस्पिटल प्राइवेट हो जाता है। ये क्या है? क्या ये सही है? तो फिर यहाँ सबको इलाज नहीं मिल पाता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बुरी स्थिति है। पैसा है अभी तो आपको वो 5 स्टार ट्रीटमेंट यहाँ नहीं। अभी आपने जो बोला कि 100 साल पूरा होने वाला है, हो चुका, वो कब का 2007 में पूरा हो गया। ये अभी जब इनकी लीज खत्म हो गई, तो क्या लगता है कि टाटा, चूंकि जमशेदपुर टाटा के ही वजह से है, अगर टाटा को यहाँ से हटा दिया जाए तो पूरा शहर खंडर हो जाएगा? नहीं, हटाना की कमी ये जो राजनीति, देखिए यहाँ एक एक्सट्रीम राजनीति होती है। या तो चरणों में गिर जाते हैं लोग कॉर्पोरेट के आगे, या एकदम अगेंस्ट बात करेंगे, ऐसा अगेंस्ट बात करेंगे कि उलगुलान कर दो, तो वो भी गलत है। यहाँ के मूलवासी तो उसके खिलाफ धीरे धीरे आंदोलन भी शुरू कर दिया ना कि हमारे जमीनों वापस करो। तो वो है नहीं ना, वो सब क्रिएटेड है ना। ये देखिए,
मैंने कहा ना, यहाँ एक्सट्रीम पॉलिटिक्स होती है, सॉल्यूशन पे बात होना चाहिए। 2007 में ही 100 साल पूरा हो गया था, 1907 में बनी थी कंपनी। यहाँ कंपनी से कोई झगड़ा नहीं करना है, बात है कि कंपनी का जो लीज है वो 2025 में पूरा होगा, अभी नहीं। जो 2005 का लीज है वो 2025 तक के लिए था, तो अब फिर लीज समझौता का समय आने वाला है। तो टाटा लीज समझौते में पूरे जमशेदपुर को सरकारी दर पर बिजली पानी देना था, लेकिन ये हुआ नहीं। ये टिस्को और गैर टिस्को में इन लोगों ने बांट दिया। टाटा लीज समझौता के लिए कोई समिति नहीं बनी कि वो उसको जांचे कि भाई ये काम ठीक से हो रहा है नहीं। तो छोटा सा एक शहर देखने में अच्छा लगता है, कोई बाहर से आता है, बहुत सुंदर सर्किट हाउस है, बहुत सुंदर बिस्टपुर है। ऑन डीप में आप जब जाएंगे तो पता चलेगा गैर टिस्को में बांटा हुआ। इतना छोटा शहर है, देखिए कैसे बटा है। टिस्को, गैर टिस्को, जुगसलाई अलग है नगर पालिका। उसके बाद टाटा नगर स्टेशन बागबेड़ा पंचायत में आता है। नाम है टाटा नगर, लेकिन वो पंचायत में आ जाता है। उनकी जिम्मेदारी, वो वहां से पल्ला झाड़े रहते हैं, हमारा नहीं एरिया। ये हमारा तुम्हारा क्या होता है, हम आप धुआं तो हम सब पी रहे हैं। मानगो 6 किलोमीटर में है तो मानगो अलग हो गया, वहां नगर निगम बना दिया गया। अच्छा। साजिश देखिए कि आदित्यपुर नगर निगम, मानगो नगर निगम, आसपास के जितनी भी नगर पालिका है, उसका उदाहरण इतना खराब रखा गया है ना कि पब्लिक सोचती है कि नगर निगम बनेगा तब तो हमारी भी नारकीय स्थिति हो जाएगी, तो वो जो 30% अच्छा है वो भी नहीं दिखेगा, ये पब्लिक सोचती है। और इंडस्ट्रियल टाउन और नगर निगम का मैटर सुप्रीम कोर्ट में, वो जवाहरलाल शर्मा जी की याचिका है। उस याचिका की वजह से टाटा कंपनी ने बस्तियों में पानी बिजली देना शुरू किया है। पूरी कवर नहीं हुई है, लेकिन गैर टिस्को क्षेत्र में बस्तियों में पानी देना, बिजली पानी की शुरू हुई है कवायद। उसकी वजह है जवाहरलाल शर्मा की वो याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में थी। इसका फायदा सरयू राय जी ने भी लिया है, रघुवर दास जी ने भी लिया है, और जो भी आता है वो लेता है। हम लोग भी पत्रकार हैं तो हम लोग भी उसी याचिका का उदाहरण दे रहे हैं। दुख इस बात का है कि जब पोस्ट मिलता है उसके बाद लोग जमशेदपुर के सॉल्यूशन पे बात नहीं करते। यहाँ जो भी बनना है, यहाँ थर्ड वोट नहीं है, इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको 24 घंटा बिजली पानी मिल रही है और हम यहाँ तरस रहे हैं। फ्री में तो देना था नहीं, ऐसा तो नहीं था कि लीज समझौता में लिखा था कि फ्री में देना है आपको, कि कंपनी को बहुत प्रेशर है। बिल्कुल आपको सरकारी दर पर देना है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। और टाटा स्टील बहुत सारे काम करती है, काम लेना भी आना चाहिए। यहाँ के नेता काम नहीं ले, वो सिर्फ अपने बच्चों की नौकरी टाटा स्टील में हो जाए फिर हम चुप हो जाएं, यही यहाँ प्रथा चली आ रही है। इसी टाटा स्टील का यूज करके स्वर्ग बना सकते हैं आप। पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पे जो लड़ रही हैं, और चूंकि आप लंबे समय पत्रकारिता में रहे, उनसे अच्छा ताल्लुकात भी रहे। जी बिल्कुल। निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, तो आप ही बताइए, जब मैं जिन मुद्दों को लेकर काम कर रही हूँ, अगर उन मुद्दों पर ही चुप रहने के लिए कहा जाएगा तो फिर मतलब ही नहीं है फिर लड़ने का। इसलिए जनता की अदालत में जा रहे हैं कि मेरा अपना एक सपना है, मेरा अपना एक लक्ष्य है, मेरी इच्छा है, मेरे एक अच्छे नेक इरादे हैं। उसी इरादे के साथ मैंने पत्रकारिता की और मैं चाहती हूँ कि जमशेदपुर में एक एकरूपता रहे, ये टिस्को गैर टिस्को का भेदभाव खत्म हो, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर एक वृहद विकास हो इसका, कि यहाँ से पलायन न हो। अब वो पता है, ये वृद्धों का शहर होता जा रहा है। यहाँ पर ब्रेन चला जाता है, यहाँ से बाहर चले जाते हैं लोग, और फिर वो वापस कैसे आएंगे? उनको जब अवसर ही नहीं मिलेंगे नौकरी का तो कैसे वापस आएंगे? तो सवाल ये भी है ना कि अगर आप निर्दलीय, आपको जनता आपको चुनती भी है, तब भी इतना सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सरकार अगर किसी और की बनती है, क्योंकि आप अकेले सरकार बना नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में क्या करने वाले हैं? हाँ देखिए, यही सब सोच के लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन पहला कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। देखते हैं, अगर जनता वास्तव में कैंडिडेट्स अपने हिसाब से चुनना शुरू कर दे तो राजनीतिक दल मजबूर होंगे ये समझने के लिए कि दरअसल जनता का कैंडिडेट ये था, ये नहीं था जो आप चुन रहे थे वो अपनी टिकट की वो करके। आपको जनता चुनती है जी, तो किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? अगर सरकार बनाने के बाद चुनने के साथ ही मैं पार्टी वार्टी के खेल में नहीं, अपने रास्ते पे रहूंगी। मेरे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरी इच्छा बहुत है कि मैं अपना एक बनाऊं संगठन, लेकिन अब मेरे पास कितना सपोर्ट आता है ये देखना होगा। तो कोशिश तो यही रहेगी कि कुछ अपनी लीग पे चलूं, और ऐसा नहीं कि जीतने के साथ ही मैं कोई दल वल में कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए विधायक का अपना एक एरिया होता है, उस एरिया में तो वो काम कर ही सकता है। ऐसा थोड़ी है कि वो किसी पार्टी में रहेगा, उसके जो अपनी विधायकी फंड है, उसका जो अधिकार है उसको इस्तेमाल करना है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निर्दलीय विधायक भी काम कर सकता है। क्योंकि महिला प्रत्याशी हैं आप, और बहुत सारे पुरुषों की फौज है और जमशेदपुर और इस आसपास के जो आपके जो इलाका है विधानसभा क्षेत्र का, इसमें ग्रामीण जो क्षेत्र आते हैं, वहाँ महिलाओं की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है जो होनी चाहिए। तो उनके लिए क्या कदम होना चाहिए? हाँ, मेरे जो घोषणा पत्र मैं जारी करूंगी, जब प्रत्याशी का वो खुलासा हो जाएगा कि ये प्रत्याशी हैं, जब प्रशासन जारी कर देगा तो मैं भी अपने घोषणा पत्र को जारी करूंगी। और उसमें महिला एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, चाहे वो महिला सुरक्षा हो या महिला रोजगार।
तो मिडिल क्लास महिला के लिए कोई यहाँ पे योजना नहीं है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सी महिलाएं यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जमशेदपुर में, लेकिन कोई उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यहाँ पे ये राजनीति चलती है, कोई वहां खड़ा है उसको हटा दो, उसका ठेला है, इसका ठेला है उसको हटा दो। इंदौर से सीखना चाहिए कि कैसे स्ट्रीट वेंडर्स के बल पर आप इकोनॉमी बदल सकते हैं क्षेत्र की। तो हमारे यहाँ तो बस कंपनी को ही देखना है, कंपनी में नौकरी मिल नहीं रही है और हम कंपनी का ही मुंह ताकते रहे और दूसरे रोजगार के अवसर पे बात नहीं होती। ग्रामीण महिलाओं की जो आप बात कर रहे हैं, ग्रामीण यहाँ की जो संस्कृति है ना झारखंड की, तो वहाँ महिला पुरुष का भेदभाव कम है। जब आप सांस्कृतिक धरातल पे तौलेंगे तो आपको वो महिलाएं यहाँ पे, आपको फ्रीडम भी आपको लगेगा वो ज्यादा है, वो उस लेवल पे बहुत उच्च लेवल पे। लेकिन रोजगार के मामले में, आर्थिक मामले में कमजोरी है। तो जो कुटीर उद्योग होते हैं छोटे छोटे, आपको पता है यहाँ की महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वो पत्तों से प्लेट बनाती हैं, सूप बनाती हैं, इतनी अच्छी कलाकृति है। थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, ज्यादा हुआ करता था, हाँ, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो अभी क्या है, बनाती है लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं है। हालांकि सरकार की कई योजनाएं हैं, बात क्या उन योजनाओं को पहुंचाना है जन जन तक। ये इतना भी हो जाए ना तो महिलाओं के लिए कार्य हो जाएगा। तो वो जो छोटे छोटे कार्य करती है ना, वो आर्ट से, कल्चर से, आपको हस्तकला है, शिल्प कला है, बहुत है यहाँ पर, उन सबको एक प्लेटफॉर्म देना, उस पर एक कायदे से एक योजना बनाना कि हाँ ये प्लेटफॉर्म होगा। ये दिखावे के लिए नहीं कि छोटा सा एक सैंपल, वो एक होता है ना MBA कॉलेज के प्रोजेक्ट की तरह की 5 आदमी का प्रोजेक्ट बना लिया, नहीं, एक वृहद अभियान जिसको कहते हैं। तो महिला, उसके रोजगार और महिला की सुरक्षा, ये तो मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी चूंकि आपके सरजू राय जी से लड़ाई होने वाली है आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या लगता है कि किस तरह से आप उनका जो अब कार्यकाल रहा, चूंकि उससे पहले पूर्व के विधायक भी रहे हैं, निर्दलीय उन्होंने सिटिंग मुख्यमंत्री को भी हराया, तो क्या लगता है कि जो उन्होंने किया वो काफी नहीं है या फिर और भी चीजें हैं जो इनके अलावा आप करना चाहेंगे? वही मैं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि जितने जनप्रतिनिधि थे सब बेकार थे। ये सब बेवकूफाना वाली बातें होती है कि हम चुनाव में कूदे क्या सब बेकार है, सब बेकार, ऐसा नहीं है। हम खुद बेकार हैं, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, क्या हम अच्छे हैं? मतलब हर इंसान को खुद के भीतर झांकना चाहिए। बिल्कुल। बन्ना गुप्ता जी, सरयू राय जी, उन सबको अपने भीतर झांकना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या कर सकते थे, उनको कितना पावर था। उन्होंने भी अपना रोल किया, जितना करना था कर सकते थे। लेकिन बहुत सारे, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए, इन चीजों पे काम नहीं हुआ। तो कटघरे में दोनों हैं। ये अलग बात है कि अभी सरयू राय जी बन्ना गुप्ता को कटघरा में खड़ा करते हैं पिछले 5 साल का, मैं दोनों को कटघरे में खड़ा करूंगी पिछले 20 साल का, ये फर्क है। बन्ना गुप्ता तो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और जमशेदपुर से हमेशा जब चुन के जा रहे थे स्वास्थ्य मंत्री बना। यहाँ की स्वास्थ्य स्थिति इतनी क्रिटिकल स्थिति में है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, तो क्या बन्ना गुप्ता ने कुछ काम नहीं किया? देखिए, स्थितियां बहुत खराब हुई हैं पिछले 5 सालों में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है इसके लिए, ये भी गलत होगा। देखिए, ये कोल्हान का जो इलाका है, जमशेदपुर का इलाका है, इसमें 2 मुख्यमंत्री दिया है, कई मंत्री दिए हैं, और टाइगर और ये और वो इतने सारे विधायक दिए हैं। मेरा तो बस इतना ही कहना है, इतने सारे महारथियों के बाद भी इतने मसले बचे कैसे रह गए कि आज अन्नी अमृता खड़ा होकर ये कह रही है कि ये है वो है? क्यों? ये तो क्वेश्चन उनके ऊपर है ना। हमसे बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि आप पश्चिम से क्यों लड़ रही हैं, पूरब से क्यों नहीं लड़ी हैं। उनको सरयू राय जी से पूछना चाहिए कि वो अपना सीट छोड़कर क्यों पश्चिम में आए, ऐसी क्या मजबूरी थी? उन्होंने अपनी पार्टी भी अलग बना ली थी, उनके नेतृत्व में तीसरे मोर्चे में लोग गोलबंद होना चाहते थे। इस शहर की कई प्रतिभाएं थी जो उनसे जुड़ना चाहती थी, लेकिन उनको वापस फिर उसी पार्टी में आना था, उसी गठबंधन में जिससे वो निकले थे। तो सिद्धांत तो यहाँ भी फेल हो गया ना। आप जिन चीजों के खिलाफ हटे उस पार्टी से, फिर तो आप उन्हीं लोगों के साथ आप जुड़ गए। उनकी बहू आपके पैर छू रही है तो आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर पब्लिक को तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना। आप अपना सीट क्यों छोड़े? उनसे पूछना चाहिए। हमसे लोग पूछ रहे हैं कि मैं तो जनवरी में ही मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं पश्चिम से लड़ रही हूँ, और 2021 से ये चल रहा है ये मसला। 2021 से ये मसला चल रहा है। मैंने डिसाइड करने में थोड़ा लेट किया। 21 में भी इस तरह की बातें आई थी और बाद में फिर कुछ मेरे स्वास्थ्य संबंधी इशू थे, मैं थोड़ा रुक गई थी। फिर मैंने पहले, एकमात्र मैं ही थी जिसने घोषणा करके रखा हुआ था कि मैं लड़ रही हूँ। आज बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, लेकिन मैं ही थी जिसने जनवरी में बता दिया था कि मैं पश्चिम से लड़ूंगी। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं अचानक यहाँ पर कूद पड़ी हूँ। बाकी लोग अपना स्टैंड चेंज किए हैं। सरयू राय जी अचानक पूर्वी से पश्चिम में आ गए, क्यों? अपना क्षेत्र से क्यों? आपने कहा था कि हर हाल में मैं पूर्वी से लड़ूंगा। तो इतने सीनियर लोग हैं, उनको तो चुनाव लड़वाना चाहिए। उनको लिए क्या चुनाव लड़ना जरूरी है इतना? लेकिन ठीक है, सबको अधिकार है, उनकी मर्जी, वो जो भी करे। लेकिन जब मुझसे पूछा जाता है तब मैं ये बात कह रही हूँ।
और मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति को दोष देना गलत है। स्वास्थ्य में बहुत अच्छा हो सकता था। बन्ना गुप्ता जी से आशाएं थी, मुझे लगा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि चीजें और खराब होती गई। पहले से खराब थी और वो खराब हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे, खुलकर अपील करेंगे कि आप जो है, आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप 2 दशक तक घूम फिर कर वही 2 लोगों को चुने, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। रिकॉर्ड तोड़िए, नए लोगों को सामने लाइए, देखिए क्या कुछ होता है, और देखिए बैकग्राउंड क्या है उम्मीदवार का। अगर पिछली कहानी में, पिछले करियर में कमाल अगर कर सकता है कोई, तो नेक्स्ट कदम में भी बहुत कमाल होगा। ये तो चुनने पर है कि हम किसको चुन रहे हैं। नवीन पटनायक नीचे उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज भले वो नहीं है सीएम, लेकिन इतना आगे कर चुके हैं उड़ीसा को कि अब उसके बाद वो आगे ही बढ़ेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ये थी हमारे साथ अन्नी अमृता, जो कि अब पत्रकारिता से अब विधानसभा क्षेत्र में उतर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं और जनता की सेवा की ओर अग्रसर हैं। तो चूँकि जमशेदपुर और झारखंड की तमाम जगहों से हम वो सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको, तमाम प्रत्याशियों से भी मिलेंगे और समझेंगे कि क्या किनका मुद्दा है और किस तरह की बातों में वो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को मैं लेकर के आते रहूँगा। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।